आज की कहानी है पल भर की गलती बनी जीवन भर की सजा। दीनानाथ जी बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। वे 5वीं मंजिल के अपने अपार्टमेंट में रोज शाम को इसी समय चाय पीते और नीचे बच्चों को खेलता देखा करते थे। उनकी पत्नी भी अक्सर उनके साथ बैठकर चाय पिया करती थी, पर अभी वे किचन में मेहरी के साथ कुछ काम करा रही थी। तभी बगल में स्टूल पर रखा उनका मोबाइल फोन बजा। उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बेटी अमोलिका का फोन था। दीनानाथ बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या हाल है? अमोलिका बोली, ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? मम्मी से बात करनी है। मैं ठीक हूँ बेटा, एक मिनट होल्ड करना, मम्मी को बुलाता हूँ, कहकर उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। उनकी पत्नी बोली, अमोल बेटा, कैसी तबीयत है तेरी? अभी तो डिलीवरी में 1 महीना बाकी है ना? वह तो है, पर डॉक्टर ने कहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, बेड रेस्ट करना है। तुम तो जानती हो जतिन ने लव मैरिज की है, मुझसे, अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ। ससुराल से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलने वाली है। तुम 2-3 महीने के लिए यहाँ आ जाती तो बड़ा सहारा मिलता। मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर तेरे पापा दिल के मरीज हैं, एक हार्ट अटैक झेल चुके हैं। ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो तुम दुर्गा को भेज सकती हो ना, उसके फाइनल एग्जाम्स भी हो चुके हैं। ठीक है, मैं उससे पूछकर तुम्हें फोन करती हूँ, अभी वो घर पर नहीं है। दुर्गा अमोलिका की छोटी बहन थी। वह संस्कृत में एमए कर रही थी। अमोलिका की शादी एक माइनिंग इंजीनियर जतिन से हुई थी। उसकी पोस्टिंग झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर मेघातापुरुक में एक लोहे की खदान में थी। वह खदान जंगल और पहाड़ों के बीच में ही थी। हालांकि वहाँ सारी सुविधाएं थी, बड़ा सा बंगला, नौकर चाकर, जीप आदि। कंपनी का एक अस्पताल भी था जहाँ सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध थीं। फिर भी अमोलिका को बेड रेस्ट के चलते कोई अपना जो 2400 घंटे उसके साथ रहे चाहिए था। अमोलिका के माता पिता ने छोटी बेटी दुर्गा से इस बारे में बात की। दुर्गा बोली कि ऐसे में दीदी का अकेले रहना ठीक नहीं है। वह अमोलिका के यहाँ जाने को तैयार हो गई। उसके जीजा जतिन खुद आकर उसे मेघाताबुरु ले गए। दुर्गा के वहां पहुंचने के 2 हफ्ते बाद ही अमोलिका को पेट दर्द हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे भर्ती होने की सलाह दी और कहा कि किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है। अमोलिका ने भर्ती होने के बाद तीसरे दिन बाद बेटे को जन्म दिया, पर बेटे को जॉन्डिस हो गया। डॉक्टर ने बच्चे को 1 सप्ताह तक अस्पताल में रखने की सलाह दी। जतिन और दुर्गा प्रतिदिन विजिटिंग आवर्स में अस्पताल आते और खाने पीने का सामान दे जाते। एक दिन जतिन ने जीप को कुछ जरूरी सामान, दवा आदि लेने के लिए शहर भेज दिया था। दुर्गा मोटरसाइकिल पर ही उसके साथ अस्पताल आई थी। उस दिन मौसम खराब था। अस्पताल से लौटते समय बारिश होने लगी। दोनों बुरी तरह भीग गए थे। दुर्गा मोटरसाइकिल से उतरकर गेट का ताला खोल रही थी। उसके गीले कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे, जिसके चलते उसके अंगों की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थी। जतिन के मन में तरंगे उठने लगी थी। ताला खुलने पर दोनों अंदर गए। बिजली गुल थी। दुर्गा सीधे बाथरूम में गीले कपड़े बदलने चली गई। इस बात से अनजान जतिन तौलिया लेने के लिए बाथरूम में गया। वह रैक पर से तौलिया उठाना चाहता था। दुर्गा साड़ी खोलकर पेटीकोट व ब्लाउज में थी। उसने नहाने की सोचकर हैंड शावर हाथ में ले रखा था। उसने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया था ताकि कुछ रोशनी अंदर आ सके। अचानक किसी की उपस्थिति महसूस होने पर उसने पूछा, अरे आप, जीजू अभी क्यों आए? निकलिए, मैं बंद कर लेती हूँ। इतना कहकर उसने खेल खेल में हैंड शावर से जतिन को गीला कर दिया। जतिन बोलता रहा, ये क्या कर रही हो? मुझे पता नहीं था कि तुम अंदर हो। मुझे भी पता नहीं अंधेरे में पानी किधर जा रहा है। और मैं हंसने लगी। रुको, मैं बताता हूँ पानी किधर छोड़ा है तुमने। ये रहा मैं और ये रही तुम। इतना बोलकर जतिन ने उसे बाहों में भर लिया। दुर्गा को भी लगा कि उसका गीला बदन तप रहा है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, अभी कहाँ कुछ किया है मैंने। दुर्गा को अपने भुज बंधन में लिए हुए ही एक चुम्बन उसके होठों पर जड़ दिया जतिन ने। इसके बाद तपिश खत्म होने पर ही अलग हुए वे दोनों। दुर्गा बोली, जो भी हुआ वह हरगिज नहीं होना चाहिए था। क्षणिक आवेश में आकर
हम दोनों ने अपनी सीमाएं तोड़ डाली। जरा सोचिए, दीदी को जब कभी ये बात मालूम होगी तो उस पर क्या गुजरेगी। जतिन बोला, अब जाने दो, जो हुआ सो हुआ, उसे बदला तो नहीं जा सकता। ठीक तो मैं भी नहीं समझता हूँ, पर बेहतर होगा अमोलिका को इस बारे में कुछ भी पता न चले। इस घटना के एक सप्ताह बाद अमोलिका भी अस्पताल से घर आई। उसका बेटा बंटी ठीक हो गया था। घर में सभी खुश थे। दुर्गा भी मौसी बनकर प्रसन्न थी। वह अपनी दीदी और भांजे की देखभाल अच्छी तरह कर रही थी। जतिन ने शानदार पार्टी भी दी थी। अमोलिका के माता पिता भी आए थे। एक सप्ताह रहकर वे लौट गए। लगभग 2 महीने तक सब कुछ सामान्य रहा। दुर्गा की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। अमोलिका ने जतिन से कहा, इसे थोड़ा डॉक्टर को दिखा लाओ। दुर्गा को अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगा था। पीरियड मिस होने से वह अंदर से डरी हुई थी। जतिन दुर्गा को लेकर अस्पताल गया। वहां लेडी डॉक्टर ने चौंक कर कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, दुर्गा माँ बनने वाली है। जतिन और दुर्गा एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे, पर डॉक्टर के सामने बनावटी मुस्कुराहट दिखाते रहे ताकि डॉक्टर को सब कुछ नॉर्मल लगे। छोटे से माइनिंग वाले शहर में सभी अफसर एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने अमोलिका को फोन कर कहा, मुबारक हो, शाम को मैं आ रही हूँ मिठाई खिलाना। श्योर। दरअसल हम लोगों ने जिस दिन पार्टी दी थी आप छुट्टी लेकर बाहर गई थी। वह तो ठीक है, मैं तुम्हारी मौसी बनने की खुशी में मिठाई मांग रही हूँ। ठीक है, शाम को डबल मिठाई खा लूंगी। डॉक्टर से बात करने के बाद अमोलिका के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसके मन में संदेह हुआ, क्योंकि दुर्गा और जतिन के अलावा घर में तीसरा और कोई नहीं था। कहीं ये बच्चा जतिन का ना हो। उसे अपनी बहन पर क्रोध आ रहा था, साथ ही उसे नफरत भी हो रही थी। अभी तक दुर्गा और जतिन दोनों अस्पताल से घर भी नहीं लौटे थे। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाले भीषण तूफान से कैसे निपटा जाए। कुछ पलों का आनंद इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा, उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल अमोलिका को यह बात तो पता चलेगी ही, तब उसके सामने कैसे मुंह दिखाएंगे। घर पहुंचकर दुर्गा बंटी के लिए दूध बनाकर ले गई। उसने दूध की बोतल अमोलिका को दी। वह बहुत गंभीर थी। दुर्गा वापस जाने को मुड़ी ही थी कि अमोलिका ने उससे हाथ पकड़कर रोक लिया। पहले तो वह सोच रही थी कि सारा गुस्सा अभी के अभी उतार दे, पर उसने बात बदलते हुए पूछा, अब तो तुम्हारे एमए भी पूरा हो गया, अगले महीने तुम्हारा कॉन्वोकेशन भी है। दुर्गा बोली, हाँ, आगे के लिए क्या सोचा है? और तुमने संस्कृत ही क्यों चुनी? इनफैक्ट संस्कृत की तो यहाँ कोई कदर नहीं है। आजकल जर्मनी में लोग संस्कृत में रुचि ले रहे हैं। बीए करने के बाद मैं एक स्कूल में पार्ट टाइम संस्कृत टीचर थी। मैंने जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत ट्यूटर के लिए आवेदन दिया था। मैंने जर्मन भाषा का भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया है। मुझे उम्मीद है कि जर्मनी से जल्द ही बुलावा आएगा। कब तक जाने की संभावना है? कुछ पक्का नहीं कह सकती हूँ, पर 6 महीने या साल भर लग सकता है। उन्होंने कहा है कि अभी तुरंत वैकेंसी नहीं है, होने पर सूचित करेंगे। तब तक तुम्हारा ये बच्चा। अमोलिका के मुंह से अचानक यह सुनना दुर्गा के लिए अनपेक्षित था। इस अप्रत्याशित प्रश्न के लिए वह तैयार नहीं थी। उसे चुप देखकर अमोलिका ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई दीदी के यहाँ आकर ये सब गुल खिलाने में? वैसे तो मैं समझ सकती हूँ तेरे पेट में किसका अंश है, फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। दुर्गा सिर नीचे किए रो रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। अमोलिका ने ही फिर कड़क कर कहा, ये किसका काम है? बंटी के सिर पर हाथ रखकर कसम खा तू, किसका काम है यह? दुर्गा फिर चुप रही। तब अमोलिका ने ही कहा, जतिन का ही दुष्कर्म है ना यह? सच बता, तुझे बंटी की कसम। तुम्हारी खामोशी को मैं तुम्हारी स्वीकृति समझ रही हूँ, बाकी मैं जतिन से समझ लूंगी। दुर्गा वहां से चली गई। अमोलिका ने अपनी माँ को फोन कर कहा, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए वहां आकर तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। जतिन के माफी मांगने और मना करने के बावजूद दूसरे दिन अमोलिका दुर्गा के साथ पीहर आ गई। उसने मेघाता बुरु की कहानी माँ को बताई। उसकी माँ भी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने दुर्गा से कहा, अरे,
तू अपनी सगी बहन के घर में आग लगा बैठी। दुर्गा के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप रही। माँ ने कहा, मैं तेरी जैसी कुलटा को अपने घर में नहीं रख सकती। तू निकल जा मेरे घर से। हम लोग तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते। उस रात दुर्गा को नींद नहीं आ रही थी। वह रात में एक बैग लेकर दरवाज़ा खोलकर घर से निकलना ही चाहती थी कि अमोलिका जग उठी। उसने कहा, कहाँ जा रही हो? दुर्गा बोली, कुछ सोचा नहीं है। या तो आत्महत्या करूंगी या फिर सबसे दूर कहीं चली जाऊंगी। एक पाप तो तूने पहले ही किया, दूसरा पाप आत्महत्या करने का होगा। तो मैं क्या करूं? तू अबॉर्शन करा ले, उसके बाद आगे की जिंदगी का रास्ता साफ हो जाएगा। अबॉर्शन कराना भी तो एक पाप ही होगा। तू अभी चुपचाप घर में बैठ। कुछ दिनों में हम सब लोग मिलजुल कर बात कर कोई समाधान ढूंढ लेंगे। दुर्गा ने महसूस किया कि उसके माता पिता दोनों ने ही उससे बोलचाल बंद कर दी है। वह तो अमोलिका की गुनहगार थी, फिर भी दीदी कभी कभी उससे बात कर लेती थी। उसको अंदर से ग्लानि थी कि उसकी एक छोटी सी भूल की सजा दीदी और बंटी को भी मिल रही है। 2 दिनों बाद ही दुर्गा अचानक घर छोड़कर कहीं चली गई। उसने अपना कोई अता पता किसी को नहीं बताया। दुर्गा अपने साथ पढ़ी एक सहेली माधुरी के यहाँ कोलकाता आ गई। दोनों ने 12वीं तक साथ पढ़ाई की थी। उसने उसे अपनी कहानी बताई और कहा, प्लीज मेरा पता किसी को मत बताना। मुझे कुछ दिनों के लिए पनाह दे, फिर मैं कहीं दूर दराज चली जाऊंगी। माधुरी अविवाहित थी और नौकरी करती थी। वह बोली, तू कहीं नहीं जाएगी। तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तू तो जानती है कि इस दुनिया में मेरा अपना निकट संबंधी कोई नहीं है। तू यहीं रह। तू माँ बनेगी और मैं मौसी। वहीं दुर्गा ने एक बालक को जन्म दिया। उसने वहीं रुककर इग्नू से 2 साल का मास्टर इन वैदिक स्टडीज का कोर्स किया। इसी बीच उसने झारखंड में धनबाद के निकट काको मठ और महाराष्ट्र में नासिक के निकट वेद पाठशालाओं में वहां के संतों व गुरुजनों से भी वेद पर विशेष चर्चा करके वेद के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाया। माधुरी ने उससे कहा, तुम वेदों को इतना महत्व क्यों दे रही हो? मैंने तो सुना है कि वेद स्त्रियों के लिए नहीं है। दुर्गा बोली, तू उसकी छोड़। क्लासिकल भाषाओं के अच्छे जानकारों की जरूरत हमेशा रहेगी। हर युग में उन्हें नए ढंग से पढ़ा और समझा जाता है। जब तक दुर्गा माधुरी के साथ रही, उसने दुर्गा की आर्थिक सहायता भी की। कुछ पैसे दुर्गा ट्यूशन पढ़ाकर भी कमा लेती थी। इस बीच दुर्गा का बेटा शलभ 2 साल का हो चुका था। तभी जर्मनी से संस्कृत टीचर के लिए उसका बुलावा आ गया। कोलकाता के जर्मन कॉन्सुलेट से दुर्गा और बेटे शलभ को वीज़ा भी मिल गया। वह जर्मनी के हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी गई। जर्मनी पहुंचकर दुर्गा को बिल्कुल अलग माहौल मिला। जर्मनी के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा शीर्ष महाविश्वविद्यालयों हीडलबर्ग, एलएमए यूनिवर्सिटी, म्यूनिक, वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी, टूएन यूनिवर्सिटी आदि में संस्कृत की पढ़ाई होती है। उसे देखकर खुशी हुई कि जर्मनी के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन देश और अमेरिका के विद्यार्थी भी संस्कृत पढ़ते हैं। वे जानना चाहते हैं कि भारत के प्राचीन इतिहास व विचार किस तरह के इन ग्रंथों में छिपे हैं। भारत में संस्कृत की डिग्री तो नौकरी के लिए बटोरी जाती है, लेकिन जर्मनी में लोग अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए संस्कृत पढ़ने आते हैं। इन विद्यार्थियों में हर उम्र के बच्चे, किशोर, युवा और प्रौढ़ पढ़ते हैं। दुर्गा ने देखा कि इनमें कुछ नौकरी पेशा, यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैं। दुर्गा को पता चला कि अमेरिका और ब्रिटेन में जर्मन टीचर संस्कृत पढ़ाते हैं। हम अपनी प्राचीन संस्कृति और भाषा की समृद्ध विरासत को सहेजने में सफल नहीं रहे। यहाँ का माहौल देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जर्मन लोग ही शायद भविष्य में संस्कृत के संरक्षक हों। वे दूसरी लैटिन व रोमन भाषाओं को भी संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्गा का बेटा शलभ भी अब बड़ा हो रहा था। वह जर्मन के अतिरिक्त हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भी सीख रहा था। दुर्गा ने कुछ प्राचीन पुस्तकों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, गीता और वेद के जर्मन अनुवाद भी देखे और कुछ पढ़े भी। जर्मन विद्वानों का कहना है कि भारत के वेदों में बहुत कुछ छिपा है, जिनसे वे काफ़ी सीख सकते हैं। सामान्य बातें और सामान्य ज्ञान से लेकर विज्ञान के बारे में भी वेद से सीखा जा सकता है।
जर्मनी आने पर भी दुर्गा हमेशा अपनी सहेली माधुरी के संपर्क में रही थी। उसने माधुरी को कुछ पैसे भी लौटा दिए थे, जिसके चलते माधुरी थोड़ा नाराज भी हुई थी। माधुरी से ही दुर्गा को मालूम हुआ कि उसकी दीदी अमोलिका और पापा दीनानाथ अब नहीं रहे। अमोलिका का बेटा बंटी कुछ साल नानी के साथ रहा था। बाद में वह अपने पापा जतिन के पास चला गया। उसकी नानी भी उसी के साथ रहती थी। बंटी 16 साल का हो चुका था और कॉलेज में पढ़ रहा था। इधर दुर्गा का बेटा शलभ 15 साल का हो गया था। वह भी अगले साल कॉलेज में चला जाएगा। दुर्गा के निमंत्रण पर माधुरी जर्मनी आई थी। वह करीब 1 महीने यहाँ रही। दुर्गा ने उसे बर्लिन, बॉन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, कोलोन आदि जगह घुमाई। माधुरी इंडिया लौट गई। दुर्गा से यूनिवर्सिटी की ओर से वेद पढ़ाने को कहा गया। उससे वेद के कुछ अध्यायों व श्लोकों का समुचित विश्लेषण करने को कहा गया। दुर्गा ने वेदों का अध्ययन किया था, इसीलिए उसे पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसके पढ़ाने के तरीकों की विद्यार्थियों और शिक्षकों ने खूब प्रशंसा की। दुर्गा अब यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, बल्कि उसे अन्य पश्चिमी देशों से भी कभी कभी पढ़ाने जाना होता था। 5 वर्षों बाद शलभ फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर चुका था। उसे न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे की पढ़ाई करनी थी। पीजी में एडमिशन से पहले उसने माँ से इंडिया जाने की पेशकश की, तो दुर्गा ने उसकी बात मान ली। दुर्गा ने उसके जन्म की सच्चाई अब उसे बता दी थी। सच जानकर उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। अकेले ही काफी दुख झेलकर अपने साहस के बलबूते पर माँ खुद को और मुझे सम्मानजनक स्थिति में लाई थी। शलभ को अपनी माँ पर गर्व हो रहा था। हालांकि वह किसी संबंधी के यहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन दुर्गा ने उसे अपने पिता जतिन और नानी से मिलने को कहा। माधुरी ने दुर्गा को जतिन का ठिकाना बता दिया था। जतिन आजकल नागपुर के पास वेस्टर्न कोल फील्ड में कार्यरत था। इंडिया आकर शलभ ने पहले देश के विभिन्न ऐतिहासिक व प्राचीन नगरों का भ्रमण किया। बाद में वह पिता से मिलने नागपुर गया। उस दिन रविवार था। जतिन और नानी दोनों घर पर ही थे। डोरबेल बजाने पर जतिन ने दरवाज़ा खोला। शलभ ने उसके पैर छुए। जतिन बोला, मैंने तुमको पहचाना नहीं। शलभ बोला, मैं एक जर्मन नागरिक हूँ, भारत घूमने आया हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरी माँ ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। शलभ का चेहरा एकदम अपनी माँ से मिलता था। तब तक उसकी नानी भी आई तो उसने नानी के भी पैर छूकर प्रणाम किया। जतिन और नानी दोनों शलभ को बड़े गौर से देख रहे थे। शलभ ने देखा कि शोकेस पर उसकी मौसी और माँ दोनों की फोटो पर माला पड़ी हुई है। शलभ ने दोनों तस्वीरों की ओर संकेत करते हुए पूछा, ये महिलाएं कौन हैं? जतिन ने बताया, एक मेरी पत्नी अमोलिका, दूसरी उनकी छोटी बहन दुर्गा है। अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। एस्तुत मिरलाइट, शलभ बोला। मैं समझा नहीं, जतिन ने कहा। आई एम सॉरी, यही पहले मैंने जर्मन भाषा में कहा था। शलभ बोला। अरे वाह, कितनी भाषाएं जानते हो, जतिन ने हैरानी जताई। सब मेरी माँ की देन है, शलभ ने कहा। फिर दुर्गा की फोटो को दिखाते हुए शलभ बोला, तो ये आपकी केलू कुंचिका है। वॉट? केलू कुंचिका यानी साली, सिस्टर इन लॉ। ये कौन सी भाषा है? जर्मन। जी नहीं, संस्कृत। तो तुम संस्कृत भी जानते हो? जी, आपकी केली कुंचिका संस्कृत की विदुषी हैं। उन्हीं ने मुझे संस्कृत भी सिखाई है। वह तो बहुत पहले मर चुकी है। आपके लिए मृत होंगी। वॉट? हम लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर वह नहीं मिली। आखिर में हमने उसे मृत मान लिया। अच्छा, तो अब चलता हूँ, कल दिल्ली से मेरी फ्लाइट है। शलभ ने उठकर दोनों के पैर छुए और बाहर निकल गया। अरे जरा रुको तो सही, हमारी बात तो सुनते जाओ शलभ। वे दोनों उसे पुकारते रहे, पर उसने एक बार भी मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।